कैसे हो दोस्तों? कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको वक्त पर मिलती रहे। मेरे कानों में शहनाई की आवाज गूंज रही थी और मेरे हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। मेरे आसपास मेरी कज़न, मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरी सारी रिश्तेदार खुशी से झूम रही थी और नाच रही थी। मेरे पिता, भाई, कज़न, चाचा जी सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। रिश्तेदार जो शादी में आए थे वह सब खाना खा रहे थे और हर तरफ खुशी ही खुशी थी। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरी शादी मेरी पसंद के लड़के से करवाई जा रही थी। वह शहर में रहता था जबकि यह गांव था, वह इसी गांव का था। हम बचपन में एक साथ खेलते थे, एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे। वह शहर चला गया और अब वह वहाँ से कामयाब होकर लौटा था। उसने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा घर भी बना लिया था। उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। यही वजह थी कि मेरे घर वालों ने हमारी मोहब्बत को भी स्वीकार कर लिया क्योंकि मैं जिससे मोहब्बत करती थी वह कोई गया गुजरा तो नहीं था। वह बहुत अच्छा इंसान था और इस पूरे गांव का सबसे ज्यादा काबिल लड़का था। कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती। मेरे माँ बाप भी खुश थे। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ने जिसको पसंद किया है बेशक वह पसंद करने के काबिल है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे मेरी पसंद से शादी करने का मौका मिल रहा है और मेरे माँ बाप भी खुश हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मेरी खुशियों को आग लग गई हो। मेरी किस्मत चिल्लाने लगी थी और सब कुछ खत्म हो रहा था। जब यह खबर मेरे कानों में पड़ी कि मेरे दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया है और बारात रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गई है, कुछ लोग बच गए हैं लेकिन मेरा दूल्हा यानी मेरा होने वाला पति वहीं पर दम तोड़ गया है और इस दुनिया से जा चुका है। मैं बेहोश हो गई और मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ कि मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि यह दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैं 1 हफ्ते तक बेहोश रही। डॉक्टर का कहना था कि कोमा में चली गई हूँ लेकिन 1 हफ्ते बाद मुझे होश आ गया। मेरे लिए अभी भी वह दर्द ताज़ा था। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी। मुझे सब लोगों ने संभाला। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी तो नहीं हुई थी वरना तुम उसकी विधवा कहलाती। तुम्हें ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए इस बात पर। मैं बुरी तरह चिल्लाने लगी कि मुझे धन्यवाद करना चाहिए कि मेरा होने वाला पति शादी वाले दिन ही गुजर गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं बुरी तरह से चिल्ला रही थी। कोई भी मेरे पास आता था तो मैं न सिर्फ उस पर चिल्लाती बल्कि हाथ उठाने की कोशिश भी करती थी। गांव की औरतों ने कहना शुरू कर दिया कि इसके ऊपर बदकिस्मती का साया पड़ गया है। ये लड़की तो पागल हो गई है। अगर जल्द ही इसकी शादी नहीं करवाई तो ये बिल्कुल पागल हो जाएगी और इसे चारपाई से बांध के रखने की जरूरत पड़ने लगेगी। हमारे गांव में बहुत ही ज्यादा लोग बसे हुए थे। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। जिस आदमी से मैं मोहब्बत करती थी उसका नाम मयंक था। वह कहता था कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो। वह कहता था कि यह गांव बिल्कुल भी रहने के काबिल नहीं है। यहाँ पर लोग अच्छे नहीं हैं लेकिन मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा और तुम मेरे साथ रहोगी। हम कुछ समय बाद यह घर बेच देंगे क्योंकि मेरी माँ यह नहीं चाहती कि मैं गांव को छोड़कर जाऊं। लेकिन जब मेरी माँ इस दुनिया से चली जाएगी तो हम यह घर बेचकर शहर में चले जाएंगे। तुम्हें हमेशा यहाँ पर नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि इस गांव के लोग बिल्कुल ही अनपढ़ थे और अजीबोगरीब तरह की रस्म और रिवाज पर यकीन भी रखते थे। मेरी अपनी माँ, मेरे सारे रिश्तेदार और गांव की औरतों का कहना था कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ और अब जो भी मेरे पास से गुजरेगा उस पर भी बदकिस्मती का साया पड़ जाएगा। मेरी माँ तो मेरी बहनों को भी मुझसे छुपा रही थी। यह देखकर तो दिल खून के आंसू रो रहा था। अपने ही घर में दम घुटने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हर औरत यही कहती थी कि इसकी शादी करवा दी जाए लेकिन एक ऐसी औरत जिसको पहले ही लोग बदकिस्मत कह रहे हैं उसके साथ भला कौन शादी करेगा, वह भी इस गांव में। तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया। मेरे लिए जिस आदमी का रिश्ता आया था वह मुझसे उम्र में बहुत ही छोटा था। उसकी उम्र तो शायद 13 या 14 साल थी लेकिन उसके घर वाले मेरा रिश्ता लेने को तैयार थे। मेरी माँ ने यह नहीं सोचा कि वह लोग क्यों यह रिश्ता करने को तैयार है जबकि मुझसे तो कोई बात करने को भी तैयार नहीं है।
मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, वह भी कुंवारे लड़के का। अरे तुम्हें तो ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए, नहीं तो ऐसे रिश्ते कहाँ आते हैं, और वह लोग कोई गए गुजरे भी नहीं। काफी अमीर है, जमींदार है, उनके घर में तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम यहाँ से चली जाओगी तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। मेरी माँ शायद यही कहना चाहती थी कि तुम अपनी बदकिस्मती और मनहूसियत लेकर यहाँ से चली जाओ, ताकि तुम्हारी बहनों पर असर ना पड़े। मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। जब अपने ही घर में मैं पराई हो गई थी, मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सोचा कि शादी की पहली ही रात जहर खाकर खुदकुशी कर लूंगी। घर वाले इसी बात पर खुश हो जाएंगे कि उन्होंने शादी करके फर्ज पूरा कर दिया, और मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी और अपने मयंक के पास पहुंच जाऊंगी। उनको भी छुटकारा मिल जाएगा और मुझे भी, और सब खुश हो जाएंगे। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं शादी करने को तैयार हूँ, आप मेरी शादी करवा दो। उस लड़के का नाम बंटी था। मैंने उसे देखा नहीं था, बस उसकी माँ ही आई थी। वह बहुत ज्यादा खुश थी। वह मेरे पास बैठी और उसने एक बार भी यह नहीं कहा कि जो तुम्हारे साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, या जो तुम्हारे साथ हुआ वह किस तरह हुआ, या तुम बदकिस्मत हो या अच्छी किस्मत की हो। उसने इस तरह की कोई भी बात नहीं की। वह मेरे साथ इस तरह बातें कर रही थी कि जैसे वह मुझसे अपने बेटे की शादी करवाकर बहुत ज्यादा खुश है और उसे किसी बात से कोई परेशानी नहीं है। मेरे ऊपर क्या गुजर रही थी यह मैं ही जानती थी। मेरे दिल में अभी मेरा जख्म ताज़ा था। मुझे दिन रात मयंक की याद आती थी। वह मेरे सपनों में आता था। वह मेरे सपनों में आता तो वो यही कहता था कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन मैं कैसे खुश रह सकती थी। मेरी खुशी तो वहीं था और वह मेरी खुशियाँ अपने साथ लेकर जा चुका था। अब दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी आदमी मुझे खुश नहीं कर सकता था, और मैं तो वैसे भी खुदकुशी करने का इरादा कर चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं शादी की रात ही जहर पी लूंगी। यहाँ तक कि मैंने जहर भी लेकर अपने पास रख लिया था। मेरे माँ बाप ने फिर से मुझे तैयार किया, मुझे फिर से सजाया गया। आज फिर मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं। फिर से मेरी शादी हो रही थी और मैं दुल्हन भी बनी थी, क्योंकि मेरी सास का कहना था कि मुझे अच्छे से दुल्हन बनाया जाए, सारी साज सज्जा पूरी होनी चाहिए। आज मैं फिर दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन आज मेरी आंखें पत्थर की हो चुकी थीं। मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मेरे हाथ पांव अभी से कांप रहे थे, क्योंकि मैं इस दुनिया से जाने वाली थी। यह मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन और आखिरी रात थी। मैं आखिरी बार अपने माँ बाप, अपनी बहनों को देख रही थी। वह मुझे जो भी समझते थे, लेकिन मैं तो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरे लिए तो वही मेरा सब कुछ थे। मैंने अपने होने वाले पति को देखा तो वह तो बिल्कुल बच्चा सा लगता था। मैं समझ गई कि बे छोटा सा आदमी है। यह मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, ना मुझे रोक सकता है, ना कोई जबरदस्ती करके मुझे अपने घर में बैठा सकता है, और ना ही यह मुझ पर कोई पाबंदी लगा सकता है। अगर मैं जिंदा रहने का फैसला करती तो शायद जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकती थी। उसकी क्या मजाल थी कि ये मेरे सामने ऊंची आवाज में भी बात करता। ये तो बिल्कुल बच्चा था। लेकिन बात तो यहाँ पर यही थी कि मैं जिंदा रहना ही नहीं चाहती थी। माँ ने कहा कि रस्म होने में कुछ वक्त है, देर हो रही थी। पता नहीं देर किस वजह से हो रही थी। जब मेरे पास एक औरत आकर बैठ गई, मैं जानती थी कि यह मेरे पति की तरफ से है। उसने कहा कि ये तुम कहाँ फंस गई हो? किसने तुम्हारा रिश्ता करवा दिया उनके साथ? अभी भी टाइम है, भाग जाओ यहाँ से। मना कर दो, शादी मत करना। मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं? उन्होंने कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो, जवान हो, और तुम किसके साथ शादी कर रही हो? तुमने देखा नहीं उसको क्या? वह तुम्हारे काबिल है। मैंने कहा कि यह तो नसीब की बात है, मेरे माँ बाप मेरी शादी करवा रहे हैं, और आपको पता ही है कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसने कहा कि हाँ, मैंने सुना था, लेकिन इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। अभी जो तुम्हारे साथ होगा वह बहुत बुरा होगा। इस लड़के की पहली भी एक शादी हो चुकी है। जब उसने ये कहा तो मैं काफी हैरान हुई। मैंने कहा कि अच्छा। वह कहने लगी कि हाँ, उसकी पहले भी एक शादी हुई थी। मैंने कहा कि पर यह तो देखने में बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा लगता है। उसने कहा कि हाँ,
उस टाइम भी उसकी उम्र कम थी, पर जब उसकी शादी हुई उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश थी। ये अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती है, अपने बेटे के पीछे बिल्कुल पागल है। कोई इसके बेटे को जरा सा कुछ कह दे तो यह तो उसकी जान लेने को आ जाती है। इसके बेटे ने ही उस लड़की को पसंद किया था और कहा था कि मैंने शादी करनी है, तो उससे फिर उसकी माँ ने फौरन शादी करवा दी। यह भी ना सोचा कि उसकी उम्र कम है, लेकिन पता है यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर उसके बाद क्या हुआ वह तुम नहीं जानती होगी। उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही रात हुई, एल तो उसकी पत्नी कमरे से चीखें मारती हुई बाहर निकली और सुबह अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल जाकर उसकी आंख खुली। मैंने कहा कि क्या मतलब, क्या हुआ था उसके साथ। उस औरत ने कहा कि ये तो किसी को भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था। ये तो उस लड़के को और उसकी माँ को ही पता है, लेकिन उसने आज तक किसी को नहीं बताया। उसके बाद उस लड़की ने उस लड़के से तलाक ले ली थी। ये तो तलाक देने को भी तैयार नहीं थे, कहते थे कि हम तलाक नहीं देंगे, लेकिन वह लोग भी अच्छे खासे खाते पीते घर से थे। उन्होंने तलाक ले ली और वह लड़की हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद से उसकी 1 साल तक शादी नहीं हुई और अब हमें अचानक से ही बताया कि उसकी शादी है। हम लोग तो हैरान थे कि कौन दोबारा से फंस गया इन लोगों के साथ। मुझे पता है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम दुल्हन बनी बैठी हो और तुम यहाँ से उठकर नहीं जा सकती हो। तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, पर मेरा यकीन करो कि अगर अभी तुमने ये कदम उठा लिया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाओगी, नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ होगा। वह ठीक कह रही थी मेरे लिए। यहाँ से उठकर भागना बेशक मुश्किल था, मैं नहीं भाग सकती थी, और शायद जो वह कह रही थी वह सब भी ठीक था और मेरे साथ भी कुछ बुरा हो सकता था। लेकिन असल बात तो यह थी कि मैं इन सारी बातों के बारे में तब फिक्र करती जब मुझे जिंदा रहना होता। मैं तो जिंदा रहने वाली नहीं थी, मैंने तो खुदकुशी कर लेनी थी, तो फिर मुझे किसी बात से क्या फर्क पड़ता था। इसीलिए मैंने उसे कहा कि आप फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा मेरे साथ। मैं उसे यह तो नहीं कह सकती थी कि आप फिक्र मत करो, मैं तो थोड़ी देर में मरने वाली हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उसने कहा कि तुम समझ नहीं रही हो, यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह मेरे लिए बहुत फिक्रमंद लग रही थी। ऐसे कोई किसी गैर के लिए तभी फिक्रमंद होता है जब बात जरूरत से ज्यादा ही बड़ी होती है, लेकिन उसे और बात करने का मौका न मिला। मेरी सास वहां आकर बैठ गई और कहने लगी कि क्या बातें कर रही हो मेरी बहू से। तो उसने कहा कि इसकी तारीफ कर रही थी कि कितनी खूबसूरत बच्ची है मेरी। सास ने कहा कि हाँ, इतनी ज्यादा खूबसूरत बहू तो किसी की भी नहीं है। तुमने अपनी बहू की शक्ल देखी है, एक बच्चा पैदा नहीं किया तुम्हारे बेटे की पत्नी ने, और वह तुम्हारे बेटे की पत्नी कम और माँ ज्यादा लगती है। इस बात पर मेरी सास बुरी तरह हंसने लगी और मुझे भी अंदाजा हो गया कि मेरी सास किस तरह की औरत है। थोड़ी देर के बाद फेरों की रस्म हो गई और अब बाकी की रस्में हो रही थी। वह मुझे अभी से ही अजीब नजरों से देख रहा था। उसकी नजर बहुत ज्यादा अजीब थी। मैं नजरें झुकाकर बैठी थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी माँ को बुलाया और उसके कान में कोई बात कही। उसकी माँ ने ना में सर हिलाया कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन वह जिद करने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ के पास मेरी सास खड़ी थी और वह भी आपस में कोई बात कर रही थी। मेरी माँ ने कहा, देखिए, हमारी बेटी के साथ पहले हादसा हो चुका है और अब भी इस तरह का काम होगा तो लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, पर मेरी सास का कहना था कि आपकी बेटी के साथ जो हादसा हुआ वह गुजर गया है। हमने तो अपने अरमान पूरे करने हैं ना, तो आप हमारे साथ तो ऐसा नहीं करें। फिर उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। मेरी माँ ने मुझे आकर बताया कि तुम्हारे पति की इच्छा है कि उसे तुम्हारे साथ फोटोशूट करवाना है, यानी कि ब्राइडल फोटोशूट। मैं यह सब करवाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे बिल्कुल भी यह सब पसंद नहीं था। मैं तो अपनी मर्जी से जब शादी कर रही थी
तब भी मैंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बुरा लगता है कि आप अपने पति के साथ अजीबोगरीब तरह के पोज बनाकर तस्वीरें बनवाए और आपके सारे रिश्तेदार आपको देख रहे हो, और अगर नहीं भी देख रहे होते तो फिर बाद में वह तस्वीरें सारा खानदान देखता है। लेकिन मेरी सास ने तो जैसे कह दिया कि हमने तो यह सब करना ही है। वह बार बार एक ही बात कर रही थी, मेरे बेटे की पहली शादी है, मेरे बेटे की पहली शादी है। अगर मैं वहां पर बोल देती कि आपके बेटे की पहली शादी नहीं है तो उनकी क्या इज्जत रह जाती। लेकिन मुझे इन सब से क्या लेना देना था। आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। मैंने सोच लिया कि ठीक है, जो होता है हो जाए। थोड़ी देर के बाद हमें फोटोशूट करने के लिए एक कमरे में ले जाया गया, जहां पर बहुत सारी लाइट लगी हुई थी। मेरे खानदान वाले तो बातें कर रहे थे कि इसकी दूसरी शादी है और इसको शौक चढ़े हुए हैं कि किसी तरह से फोटोशूट करवाने के लिए चली जाए। कैमरेमैन ने भी अजीबोगरीब तरह के पॉज बताए थे। कभी कहता था कि कंधे पर हाथ रखो तो कभी कहता था कि अपने पति की आंखों में देखो। मेरे पति के चेहरे पर बहुत खुशी और मुस्कुराहट थी, जबकि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। मुझे बार बार कैमरामैन कह रहा था कि थोड़ा सा हंस दो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो। यहाँ तक कि मेरे पति ने भी मुझे कह दिया कि मुस्कुराने में इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो तुमने किस बात का गम लिया हुआ है। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। मैं खामोश हो गई और झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आई। मैं बस ये सोच रही थी कि जल्दी जल्दी यह सब कुछ खत्म हो जाए। मुझे मेरा पति बहुत ज्यादा जिद्दी लग रहा था। वह जो चाहता था वह अपनी माँ से मनवा रहा था, और मेरी सास उसके आगे पीछे ऐसे फिर रही थी कि जैसे वह उनका बेटा नहीं है बल्कि उनका बाप है, जो उसकी हर बात को इस तरह से मान रही थी। विदाई का वक्त आ गया। मैं बिल्कुल भी रो नहीं रही थी, बस खामोश थी। मेरे माँ बाप भी इस बार खामोश थे। उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं था। मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। मैं उनसे आखिरी बार मिल रही थी, लेकिन मेरा दिल इतना सख्त हो गया था। मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं इतनी पत्थर दिल हो जाऊंगी। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरी सास ने मुझसे 2-4 बातें की जो कि मुझे सुनाई ही नहीं दी। मेरे कान ही जैसे बंद हो गए थे। शायद वो यही कह रही थी कि मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना, उसको बहुत खुश रखना। वह मेरा बहुत लाडला बेटा है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। बस वह यह बोल बाल के वहां से चली गई और उसके बाद थोड़ी देर में अकेली ही बैठी थी। मैंने कहा कि यही मौका है, मुझे मौत को गले लगा लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं जहर पीने लगी तो मेरा पति कमरे में आ गया। मैंने जहर की बोतल छुपा ली। मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे देख लिया है, लेकिन फिर मुझे इस बात का भी यकीन था कि शायद उसने नहीं देखा, क्योंकि मैं उसके आने से पहले ही जहर की बोतल छुपा चुकी थी। पर उसने कमरे में आते ही कुछ ऐसा किया कि मैं हैरान रह गई। उसने ना मुझसे बात की, ना मेरा हाल चाल पूछा, बल्कि मेरे बाजू को मजबूती से पकड़ा और मेरी मुट्ठी में भींची हुई उस जहर की बोतल को पकड़कर जमीन पर तोड़ दी। उसने कहा कि मरना चाहती हो, लगता है पिछले पति की मौत का दुख दिल में लिए बैठी हो, इसीलिए मरना चाहती हो। फिर मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी। मैं उसे हैरान होकर देख रही थी। मुझे ऐसा लगा कि यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जैसे यह मेरा सब कुछ बिगाड़ देगा। उसने कहा कि खबरदार, जो मरने का ख्याल भी तुम्हारे दिल में आया, तुम यहाँ पर जिंदा रहोगी मेरे साथ। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि तुम्हारी माँ ने और तुमने बहुत झूठ बोले हैं मुझसे। तुम्हारी पहली भी शादी हो चुकी है और तुम्हारी हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ इसलिए की था क्योंकि मैंने यह सोचा था कि मैं अपनी जान ले लूंगी। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगी? उसका कहना था कि जान लेने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वैसे भी मरना बहुत आसान है और जीना बहुत मुश्किल है। यह आदमी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैंने कहा कि अभी तो तुम मुझसे यह जहर लेकर चले जाओगे, लेकिन मरने के और भी बहुत से तरीके हैं। मैं किसी भी तरह अपनी जान ले लूंगी। फिर तुम क्या करोगे? उसने कहा कि अगर तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की तो याद रखना
कि तुम्हारे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, मैं उनको भी जान से मार दूंगा। उसने यह बात ना तो किसी मजाक में बोली थी और ना ही नॉर्मल अंदाज में बोली थी, बल्कि मेरी आंखों में देखते हुए यह कहा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा था कि जैसे वह सचमुच ऐसा ही कर गुजरेगा। मेरी आत्मा कांप कर रह गई थी, मैं डर गई थी। उसने कहा कि आइंदा खुद खुशी का ख्याल भी अपने दिल से निकाल देना। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लेकर आया कि तुम मौत को गले लगाकर इस दुनिया से चली जाओ। इतना कहकर वह बाथरूम में चला गया। मैंने एक झटके से अपने आंसुओं को आजाद किया और रोना शुरू कर दिया। यह मेरे साथ क्या हो गया था, इसका मतलब कि किस्मत मुझे इस जिंदगी से छुटकारा नहीं देना चाहती थी। वह चाहती थी कि मैं जिंदा रहूं और बस दुख सहती रहूं। मैं तो अभी तक मयंक की यादों से ही निकल कर नहीं आई थी और अब एक ऐसा शख्स मेरी जिंदगी में आ गया था जो ना जाने मेरे साथ क्या करने वाला था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मैंने अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए थे। जब किसी ने मेरे चेहरे से मेरे हाथों को हटाया, मैंने देखा तो यह मेरा पति ही था। मैं 2 कदम दूर हट गई। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, कितना बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ, कितनी बातें सुनाई। तुम्हें क्या, तुम मुझे माफ कर सकती हो। देखो, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वह इस तरह से बोल रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा शैतानी करने के बाद माफी मांगता है। मुझे थप्पड़ मारो, मुझसे गलती हो गई है। मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गई। ये वो शख्स था ही नहीं जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास बैठा था, जो मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दे रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि यह कर गुजरेगा। अब तो ऐसे लग रहा था कि जैसे यह अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है मुझसे, जैसे यह कुछ भी करने के काबिल नहीं है। उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बदली हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ मजाक कर रहा है या मेरी बेबसी का मजाक उड़ाने के लिए खुद कोई नाटक या ड्रामा कर रहा है। मैंने कहा कि क्या हो गया, अभी तो तुम बड़े शेर की तरह गुर्रा रहे थे मेरे सामने। उसने कहा कि मेरी क्या मजाल, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, बस तुम मुझे छोड़कर ना जाना। तुमसे पहले भी मेरी एक पत्नी थी, वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वह मुझे छोड़कर चली गई। वह मुझे अभी भी याद आती है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता था, लेकिन वह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मैंने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की। मैं 1-2 बार अपने घर से भाग गया और माँ ने कहा कि वह मुझे उससे ज्यादा प्यारी दुल्हन ला के देंगी। तुम वाकई उससे से ज्यादा प्यारी हो, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वह अचानक से मेरे पैरों में बैठ गया और मुझसे मिन्नत करने लगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि यह कर क्या रहा है। मैंने उसे कहा कि ठीक है, तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसने कहा कि वादा करो, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी। मैंने कहा कि वादा करती हूँ, नहीं जाऊंगी। लेकिन अचानक से उसके चेहरे के हाव भाव फिर से बदले और उसने कहा कि तुम्हारा वादा भी झूठा है, तुम झूठ बोलती हो, तुम सब झूठ बोलती हो। और उसने गुलदार उठाकर मेरे सर पर दे मारा। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे आसपास मेरे माँ बाप भी मौजूद थे और मेरे पति की माँ भी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। कुछ पल तो मुझे खुद को संभालने में लगे, उसके बाद मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरे माँ बाप मेरी सास की तरफ देख रहे थे और पूछ रहे थे कि यह सब क्या है, आपके बेटे ने हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। मेरी सास ने सर झुका लिया और उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ वह बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ऊपर वाले का धन्यवाद है कि आपकी बेटी ठीक है। मेरे बाबा ने कहा कि अभी ठीक है, इस बात की क्या गारंटी है कि वह दोबारा इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपका बेटा पागल है, जिस तरह की बात हमारी बेटी बता रही है उससे तो यही जाहिर होता है कि आपका बेटा दिमागी मरीज है। उसने कहा कि हाँ, ऐसा ही है। यहाँ तक कि मुझे डॉक्टर ने यह भी कहा था कि उसको अस्पताल में एडमिट करवा दो, यानी कि पागल खाने में। लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे को कैसे अस्पताल में एडमिट करवा सकती थी, इसीलिए उसे मैं अपने साथ साथ लिए फिरती रही।
मैंने सोचा था कि शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। पहले भी इसकी एक लड़की से शादी की थी, लेकिन उसके साथ भी यही सब कुछ हुआ था और वह इसे छोड़कर चली गई थी और उसके जाने के बाद यह और ज्यादा पागल हो गया था। अभी 1 साल से इसकी हालत पहले से बेहतर थी, इसीलिए सोचा कि दोबारा इसकी शादी करवा देती हूँ। हमें कोई भी रिश्ता देने को तैयार नहीं था, लेकिन आपकी बेटी बदकिस्मत साबित हो चुकी थी, इसलिए हमने आपकी बेटी का रिश्ता मांग लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुदगर्ज हो गई थी। मुझे यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी भी डॉक्टर कहते हैं कि अगर इसे प्यार मोहब्बत दी जाए तो यह ठीक हो जाएगा। मेरे बाबा खामोश हो गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम इस आदमी के साथ रहना चाहती हो? क्या तुम इस बात पर यकीन करना चाहती हो कि यह एक दिन ठीक हो जाएगा? मेरे दिल में तो पहले ही किसी और की मोहब्बत थी। मैं खुद ही बिखरी हुई थी। मैं किसी को क्या संभाल सकती थी? मैंने कहा कि नहीं, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। मेरी जिंदगी में एक तूफान के बाद दोबारा दूसरा तूफान आ गया और अब तो वाकई सबको यकीन हो गया कि मैं बदकिस्मत हूँ। मैंने अपने माँ बाबा से एक काम की अनुमति मांगी। मैंने उन्हें कहा कि बस आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मुझे शहर जाने दो। मैं अपनी जिंदगी के साथ खुद ही कुछ कर लूंगी, आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी। कोई आपसे पूछे तो कह दीजिएगा कि बाहर के देश चली गई है, पढ़ाई कर रही है। मेरे बाबा ने मेरी बात मान ली क्योंकि वह खुद बहुत परेशान थे। मैं वहां से हमेशा के लिए शहर चली गई जहां पर मयंक नौकरी करता था। मैं उसी जगह पर नौकरी करने लगी। उसका नाम लेकर ही मुझे नौकरी मिली थी। अब मैं शहर में ही रहती हूँ। ऑफिस वालों ने ही मेरा रहने का प्रबंध भी किया हुआ है और अब मैं संतुष्ट हूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और अब मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।